नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद आज एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं। तो कुछ कारणों की वजह से काफ़ी दिनों तक मैं नहीं कर पाया, तो काफ़ी मिस किया मैंने आप सबको। तो आज दोबारा से शुरुआत करेंगे और जिस तरीके से पहले पैटर्न होता था, जैसे पहले एडिटोरियल एनालिसिस उसके बाद में जो पेजेस की न्यूज़ होता उसको डिस्कस करते थे, तो थोड़ा थोड़ा दोबारा से रिवाइव करेंगे। शुरुआत एडिटोरियल एनालिसिस से करेंगे और धीरे धीरे जो है पूरी पकड़ बनाएंगे पूरे न्यूज़पेपर के ऊपर। और अपने जो सुझाव है वो आप देते रहना कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी सबसे पहले बात करेंगे आज के थाउट ऑफ द डे से, मोटिवेशनल थाउट से। तो सैक्रिफाइस इज ग्रेटर देन लव, कैरेक्टर इज ग्रेटर देन ब्यूटी, ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर देन वेल्थ, बट नथिंग इज ग्रेटर देन गुड रिलेशंस। तो बहुत बढ़िया बात हमें सीखने को मिल रही है। तो दिन की शुरुआत अगर ऐसे किसी कोट से हो जाए तो काफ़ी बढ़िया रहता है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है आपके माइंड में डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो जब डेली बेसिस पे ऐसी आदत डेवलप हो जाए आपके अंदर कि आपकी दिन की शुरुआत ऐसे हो रही है एक अच्छी बात सुनकर, उसको अगर आप ढालते हो जीवन में, तो एक तो जीवन भी सही हो जाएगा और दूसरा जीवन खुशहाल भी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी सबसे पहले बात करेंगे जो एडिटोरियल नंबर 1 है, उसमें यहाँ बात की जा रही है डेप्लॉय लर्निंग्स टू टैकल ओमिक्रॉन, सो टेस्ट वैक्सीनेट एंड फॉलो प्रोटोकॉल्स रिगोरसली। तो अभी देखो जैसे थर्ड वेव आ चुकी है, तो उसके चलते जो है स्कूल कॉलेजेस जो है जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है भारत में उनको बंद कर दिया गया है। और काफ़ी जो है कोरोना जो है केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं डेली बेसिस पे। तो आप भी अपना बचाव रखें, जो मास्क है उसका इस्तेमाल जरूर करें। तो शुरुआत में इस एडिटोरियल में यही बात की जा रही है कि जैसे सेकंड वेव आई थी सबसे खतरनाक वही थी अब तक की। अब ये थर्ड वेव जब तक ये अपने पीक पे नहीं जाती तब तक हम ये कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि सेकेंड वेव ज़्यादा खतरनाक थी या थर्ड वेव खतरनाक है। हालांकि डब्ल्यूएचओ तो ये कह रहा है कि जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये इतना घातक नहीं है। जो सेकेंड वेव में जो डेल्टा वेरिएंट जो पनपा था भारत में, खासतौर पे जो दिल्ली जैसे बड़े शहर थे, तो उसके मुकाबले में ओमिक्रॉन इतना जो है खतरनाक नहीं है। तो ये डब्ल्यूएचओ कह रहा है। लेकिन फिर भी जो है डब्ल्यूएचओ के ऊपर हम पूरा विश्वास नहीं कर सकते। तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको खुद को लेनी होगी। तो सबसे पहले यही बात की जा रही है कि जो सेकंड वेव से हमने सीखा है, तो गवर्नमेंट जो है ना लगातार जो है अपने प्रयास करते जा रही है। तो यहाँ पर ढील जो है वो नहीं बरतनी है। तो यहाँ पर जैसे पहले शालीनता से काम हो रहा था, धीरे धीरे काम होता था, तो सेकंड वेव ने बहुत कुछ सिखाया हमें। तो अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है तो उसके भी और बहुत सारे वेरिएंट बन चुके हैं ओमिक्रॉन से भी, जिस जिस देश में ये फैल रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि डेल्टा से ये कम खतरनाक है। तो डेल्टा ये जो भारत में वायरस फैला था सेकंड वेव में, उसको नाम दिया गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा डेल्टा। तो इसको ऑथर जो कह रहे हैं कि इसको थोड़ा मतलब कमजोरी से या फिर कोल्ड या फ्लू के तौर पर हमें ट्रीट नहीं करना है, तो उसके लिए भी तैयारियां जो है प्रॉपर हमें रखनी होगी। तो जो ओमिक्रॉन का हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो भी 5 से 10% कहा जा रहा है कि इतने ही जितने टोटल केसेस आ रहे हैं उनमें से 5 से 10% लोग ही हैं जिनको मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी कम है। जो सेकेंड वेव के दौरान जो हमारा हॉस्पिटलाइजेशन रेट था ये 20 से 23% के आसपास था। तो यहाँ पर ये अमहत्वपूर्ण बात नहीं है। तो यहाँ पर फिर भी फोकस करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। तो अगर प्रेपरेशन नहीं होगी तो थर्ड वेव को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम दोबारा से डैमेज हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। तो अभी क्यों ये बात कही जा रही है, क्योंकि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं तो उनमें ये केसेस अभी बढ़ते जा रहे हैं, कोविड केसेस। जो नर्सेज हैं, जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, तो ये सभी हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर ही आएंगे। जो आपको जो एम्बुलेंस ड्राइव कर रहे हैं, जो एम्बुलेंस में लोगों को लेकर आ रहे हैं, तो ये सारा सारा जो हेल्थ केयर वर्कर का स्टाफ होता है। तो उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो अभी सबसे पहले बात करेंगे टेस्टिंग, और दूसरा यहाँ पर जो ड्रग्स हैं जो डील कर सकते हैं इस करंट वेव को, तो उसके रिगार्डिंग जो दवाइयाँ हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। तो टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग किट्स चाहिए, मतलब पर्याप्त मात्रा में आपके पास टेस्टिंग किट्स हों। जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं।
तो अगर इनकी मात्रा ही कम होगी तो टेस्टिंग में भी फर्क आ जाएगा, फिर भी हम नहीं पकड़ पाएंगे कि किसको वायरस है और कहाँ तक ये फैल गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर सभी के अरेंजमेंट, जितने भी अरेंजमेंट्स हैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। खासतौर पे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो प्फाइजर की एक वैक्सीन यहाँ पर, सॉरी, प्फाइजर की एक यहाँ पर टैबलेट है, पिल है, तो यहाँ पर उसका नाम है पैक्सलोविड। तो यहाँ पर ये इंश्योर करना होगा गवर्नमेंट को कि वाइडली अवेलेबल हो, सब जगह इसकी अवेलेबिलिटी हो। अगर किसी कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट होता है तो अगर इसका सेवन करे तो यहाँ पर रिजल्ट कुछ अच्छे निकल कर आए। और दूसरा यहाँ पर मर्क्स का मोलनुपिरावीर, तो यहाँ पर ये भी जो है ये टैबलेट ही है। इसको यहाँ पर इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन मिला है, लेकिन आईसीएमआर ने इसको रिकमेंड नहीं किया है कि आप इसका इस्तेमाल करो। अभी सिर्फ ऑथराइजेशन, अभी परमिशन मिली है कि हम इसका इमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइडली अगर कहें कि नॉर्मली यूज़ करें तो उसके लिए परमिशन अभी नहीं है आईसीएमआर की तरफ से। तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब ये बनाया गया, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और अभी हमारे जो पीएम हैं तो वो भी यहाँ पर पूरे अपने आप यहाँ पर अपनी ओर से पुश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो सही बात है। तो यहाँ पर कुछ सुस्ती या ढिलाई जो है हम नहीं बरत सकते। जो यहाँ पर खास तौर पे जो 15 साल के आयु से ऊपर जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी, तो यहाँ पर उनको भी डबल डोज हमें देनी होगी। तो इसकी भी यहाँ पर भारत सरकार ने 3 तारीख से ये चलन शुरू कर दिया है। तो बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, तो इनके भी डबल डोज होंगे। तो पहले डोज के बाद 28 दिनों के बाद उनको जो है दूसरा डोज लगेगा बच्चों को। और इसके अलावा जो है एक बूस्टर शॉट की भी बात की जा रही है, जो जिन लोगों को पहले डबल वैक्सीनेट जिनको हो चुका है, तो इसके बारे में अभी कंफर्मेशन आनी बाकी है। तो अभी के लिए जो बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है तो उसके लिए जो अप्रूवल मिला है वो सिर्फ और सिर्फ कोवैक्सीन को मिला है। इसके अलावा और किसी वैक्सीन को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। और कोवैक्सीन जो है ये भारत की अपनी वैक्सीन है, हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ये बनाई जाती है। तो इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर अलग अलग तरह की जो वैक्सीन है उनको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा एज ए बूस्टर शॉट। ओके, तो यहाँ पर उनको अप्रूवल भी देने होंगे। तो यहाँ पर अप्रूवल तभी मिलेगा जब सभी पैमानों पर कोई भी चीज़ सही उतरती हो। तो इसके ऊपर यहाँ पर भारत सरकार को फोकस करने की बात कह रहे हैं यहाँ पर। और जो आरटीपीसीआर टेस्ट है इसको यहाँ पर गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया है। कोविड डिटेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट यही है। तो लेकिन इसमें समय लगता है, तो इसके चलते आप क्या कह रहे हैं कि जो रैपिड एंटीजन किट्स होती हैं तो इसको यहाँ पर आप अवेलेबल करवाओ वाइडली, कि घर पे ही लोग ये अपने पास टेस्ट किट रखें। जो यहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है तो घर पे ही कर लें टेस्ट, वो घर पे ही पता चल जाए कि बीमारी है या नहीं है। तो इससे क्या होगा, स्प्रेड थोड़ा और कम हो जाएगा। और यहाँ पर जो हेल्थ केयर सेंटर्स के ऊपर जो प्रेशर है, जैसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाओ तो लाइन लगी होती है, किसी ने आरटीपीसीआर कराना है, किसी ने यहाँ पर जो है कोई और टेस्ट करवाना है कोविड के रिलेटेड, तो इतना नहीं हैंडल हो पाता। तो अभी जब केसेस बढ़ जाएंगे तो तब तो काफ़ी मुश्किल आ जाएगी। तो इसी के चलते यहाँ पर घर में ये टेस्ट किट्स अवेलेबल हो जाएं, इसके रिगार्डिंग ऑथर बात कर रहे हैं। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं ये जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं तो वो भी फॉलो अप करके चल रहे हैं स्टेट्स के साथ। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक मीटिंग जो है प्रपोज करने जा रहे हैं जो हमारे स्टेट्स के सीएम्स हैं उनके साथ। तो उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि जब मीटिंग अरेंज हो तो यहाँ पर एक ऐसा सेटअप हम बनाएं, सिस्टम ऐसा बनाएं कि जो है हॉटस्पॉट एरियाज खास तौर पे है जहाँ पर ज़्यादा जो हम जो है कंटेनमेंट जो जिनको बोलते हैं, तो उनको हम पहले प्रेफर दें कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर लें हम। और एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो हमारे भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है। और तो सेकेंड वेव से भारत ने काफ़ी कुछ सीखा है। तो अभी उसी के चलते जो आम लोग हैं मास्क पहनकर चले, पॉलिटिशियन जो हैं, अभी फिर कुछ राज्यों में इलेक्शंस आने वाले हैं। तो पिछले साल 2021 में भी ऐसा ही था, मार्च अप्रैल में इलेक्शन कैंपेन्स पूरे जोरों पे थे। 5 स्टेट्स में इलेक्शन में 2021 में भी, और बाद में कोरोना काफ़ी फैल गया। तो अभी भी है इलेक्शंस काफ़ी स्टेट्स में है। तो अभी तो जो भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पर भी इलेक्शन है। तो थोड़ा कंट्रोल करके ही चलना होगा, अगर नहीं कंट्रोल हुआ तो फिर ज़्यादा जो है
नतीजे खराब निकल सकते हैं। तो भीड़ इकट्ठी ना हो, जो फेस्टिवल्स हैं, जो रीति रिवाज है, तो उसको भी एक साइड पे रख सकते हैं। तो प्रिवेंशन को ही यहाँ पर जो है ऑथर की तरफ से कहा जा रहा है कि बेस्ट जो ऑप्शन है आपके पास, अगर आप कोविड से बचना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करेंगे एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोटेक्ट बैंकर्स फ्रॉम आर्बिट्रेरी विच हंट। तो जो हमारा पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम है, तो इसी से एक तरीके से इकॉनमी चलती है, पैसा इकॉनमी में बूस्ट होता है। ओके, पैसा पैसा जो है सर्कुलेट होता है पूरी इकॉनमी में, पूरा हिसाब किताब रहता है कितना पैसा कहाँ पर जा रहा है। हालांकि इन सबके ऊपर ऊपर भी एक बैंक बैठा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारा तालमेल जो है बनाकर चलता है। तो ये जो बैंकिंग जो लेवल का जो एक दायरा है, अलग अलग जो बैंक निकल कर आते हैं, खासतौर पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो पिछले काफी सालों से इनकी दशा काफी खराब होती जा रही है। तो एनपीएस इनके काफी बढ़ते जा रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, तो आठ 8 लाख करोड़ के आसपास के इनके एनपीएस ही हैं, जो पैसा मतलब ये इन्होंने लोन पे दे दिया लेकिन बाद में वापस नहीं ले पाए। तो ये काफी बड़ा नुकसान है। तो ये पैसा जब नहीं ये दे पाए, तो जो ये collapse करेंगे बैंक, तो उनको यहाँ पर सपोर्ट कर देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी यहाँ पर कई बार काफी पैसा टैक्स पेयर्स का इन बैंकों को बचाने में ही देने पड़ते हैं। तो शायद यही रीजन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है धीरे धीरे करके एक एक बैंक को जो है यहाँ पर प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो इस साल जो ये 2021-22 का बजट था, तो इसमें भी 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने का यहाँ पर प्रावधान था। तो अभी उनके नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। तो अभी इस आर्टिकल में बात की जा रही है जो हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको सीवीसी बोलते हैं। तो ये बनाया ही गया था करप्शन को रोकने के लिए। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए आप। तो जो सीवीसी होता है, इसमें ये 3 मेंबर बॉडी होती है। यहाँ पर एक होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और दूसरे यहाँ पर 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। तो मैक्सिमम इन विजिलेंस कमिश्नर का जो नंबर होता है 2 ही होता है, तो कुल मिलाकर ये 3 हो गए। तो कुछ यहाँ पर फैक्ट्स हैं सीवीसी मेंबर्स के बारे में। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जो है सीवीसी के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, ध्यान रखें। और जो अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो यहाँ पर एक कमेटी होती है जिनके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है। तो 3 मेंबर की कमेटी होती है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे जो होम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं, और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। तो यहाँ पर राज्यसभा की बात नहीं करें, लोकसभा की बात करें, तो इन तीनों के द्वारा जिन जिन लोगों की रिकमेंडेशन की जाती है उन्हीं को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करते हैं, सीबीसी के मेंबर। ओके, और जो अलग अलग और दायरे हैं, कमिश्नर है, विजिलेंट कमिश्नर इन पोस्ट के ऊपर। और इनका जो कार्यकाल होता है 4 साल तक होता है। और दूसरा होता है कि जब तक इनकी आयु जो है 65 साल की ना हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाए, तो उस हिसाब से ये जो है उनका इनका कार्यकाल रहता है। और जब ये रिटायर कर जाए, तो ये री अपॉइंटमेंट के लिए जो है एलिजिबल नहीं होते, ना ही किसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ा ध्यान रखें। तो सीवीसी ने एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। तो यहाँ पर एक बॉडी है जिसका यहाँ पर नाम है एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ओके, तो ये अलग से एक बोर्ड बनाया गया है। तो इनको अभी कहा गया है कि जितने भी यहाँ पर अपराध के केसेस, डिलिक्वेंसीज के जो यहाँ पर अपराध के केसेस निकल कर आते हैं 3 करोड़ से ऊपर के, ओके, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है अभी शुरू कर दी जाएगी। पहले ये लिमिट जो थी ये 50 करोड़ की थी। ओके, तो इसी को अभी ऑथर कह रहे हैं कि राइट स्टेप है अगर करप्शन को खत्म करना है उसके दायरे में। तो यहाँ पर पहले था कि अगर 50 करोड़ तक यहाँ पर कोई ऐसा करप्शन है तभी जो है केसेस की सुनवाई शुरू होगी। तो अभी ये 3 करोड़ तक की इसकी लिमिट कर दी है, थोड़ा कम कर दिया कि अगर इतनी भी करप्शन होती है तो सुनवाई यहाँ पर इस बोर्ड के द्वारा शुरू कर दी जाएगी। तो यहाँ पर इस थ्रेशोल्ड को कम किया गया, 50 करोड़ से 3 करोड़ तक लेकर आए हैं। तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग बात की जा रही है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकर्स हैं, ओके, तो अभी उनके जो मन में डर रहता है जब भी वो कोई भी लोन पास करते हैं, लोन देते हैं, जो अपना डिसीजन देते हैं, तो उसमें अभी थोड़ा सा यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। अगर ऐसे करप्शन केसेस, अगर 3 करोड़ के दायरे तक भी अगर ऐसी फाइल्स अगर खुलनी शुरू हो जाती हैं, जो जो बंदा पैसे लेकर भाग रहा है, ओके, अगर
लोन ले लिया है उसके बाद में वापस नहीं कर पाया, जहाँ जो है उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया। तो ये बैंकर्स के ऊपर जो थोड़ा यहाँ पर फियर रहता है, मतलब थोड़ा सा उनको भी डर होता है कि पैसा दे या ना दे। तो अभी इससे थोड़ा सा रियायत इनको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस ये एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड इसको सेटअप किया गया था सीबीसी के द्वारा ही। तो यहाँ पर इसको सेटअप करने का मकसद यही था कि जो लैप्स हो जाते हैं, ओके, मतलब कि जो पैसा दिया जाता है, बैंकर्स ही होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं, जो लोन अप्रूव करते हैं, जो एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, ओके, किन डॉक्यूमेंट्स के बिना पर आप जो है लोन दे रहे हो किसी दूसरे बंदे को। तो ये सारा का सारा जो दारोमदार होता है बैंकर के ऊपर ही होता है। ओके, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर जो भी लैप्स हो जाते हैं, पैसा जो वापस नहीं आता है, तो सीनियर बैंकर्स, ओके, तो यहाँ पर जो एविडेंस अवेलेबल है उसके बिना पर यहाँ पर तहकीकात की जाती है इस बोर्ड के द्वारा। कि यहाँ पर बैंकर ने जानबूझकर लोन तो नहीं दे दिया है। अगर मतलब जितना लिमिट बन रही है उससे ज़्यादा लोन यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है, जितना कोलेटरल आया है उससे ज़्यादा यहाँ पर लोन जो है अप्रूव कर दिया गया है। तो इस चीज़ की तहकीकात यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर इसका स्कोप जैसे बढ़ना शुरू हो गया, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर केसेस भी काफ़ी ज़्यादा आने शुरू और जो है हो जाएंगे फ्यूचर में। तो इसी के चलते सीवीसी ने ही एक अलग से बॉडी यहाँ पर बना दी थी, जिसका अभी हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो केसेस आएंगे 3 करोड़ और 50 करोड़ के बीच में, ओके, तो इसके लिए यहाँ पर यही बॉडी है जिसका हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सीवीसी ने अलग से बॉडी बना दी कि अब ये जो है इन्हीं केसेस के ऊपर फोकस करेगा। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं सीबीआई की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर देखिए, जो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, और जो सीबीआई है, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं? इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो अभी सीबीआई की बात कर रहे हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये भी इंश्योर करें कि जो भी केस आप खोलते हैं या फिर जो बंद करते हैं, तो यहाँ पर वो एक टाइम बाउंड मैनर में हो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई केस शुरू कर दिया करप्शन का और इतना लंबा चला गया कि बाद में मतलब वो बंदा ही फ्रॉड जो है, जो मतलब पैसे लेकर भागा है, वो भाग ही जाए, वापस काबू में ना आए। तो जितने भी लैंडिंग डिसीजंस यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, जितनी भी यहाँ पर रिस्क की जजमेंट होती है, और यहाँ पर जो बैंकर्स होते हैं आर वेरी अबाउट बीइंग पनिश्ड फॉर ए गुड फेथ कॉल। तो जो बैंकर्स होते हैं वही ज़्यादातर डिसीजन लेते हैं। तो उसके रिगार्डिंग बात करें कि जो भी जजमेंट के रिगार्डिंग जो भी रिस्क रहता है कि पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, तो ये सारा काम तो एक बैंकर का ही होता है जिसने लोन अप्रूव करना है। तो अगर उसको पनिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से तो सही है। अगर फ्यूचर में ऐसे काम ना हो तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, इसमें पिछले कुछ सालों में यही चीज़ रही है कि बिना सोचे समझे लोन बांट दिए गए, बाद में पैसा वापस नहीं आया, तो उसी के चलते एनपीए 8 लाख करोड़ के आसपास का हो गया। तो प्राइवेट बैंकों में यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो लोन तभी अप्रूव करेंगे जब सभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके हाथ में आ जाएंगी। जब उनको ये चीज़ अश्योर हो जाएगी कि पैसा वापस आ जाएगा, तभी वो लोन अप्रूव करते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंकों में ऐसा बहुत कम देखने को मिला। और बहुत सारे बैंकर्स यहाँ पर ये भी यहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर जो सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन उनकी है वो यहाँ पर यही है कि कोई यहाँ पर एक्शन ही नहीं होता। अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए तो यहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं होता इनके ऊपर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रोटेक्शन ये बैंकर्स जो है अपने आप में यही मानकर चलते हैं। जैसे किसी ने अगर कोई कुछ भी किया, यहाँ पर कोई फ्रॉड कर दिया, तो कोई इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं, तो यहाँ पर कोई पूछेगा नहीं। तो ज़्यादातर इसीलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सिनेरियो ज़्यादा फैल गया। मतलब हम कह सकते हैं कि जब किसी चीज़ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है अच्छे से, तो फिर वो अपनी मनमानी यहाँ पर वो लोग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ है। तो यहाँ पर अपनी मनमानी बैंकर्स के द्वारा काफ़ी की गई लोन बांटने के वक्त। तो इसको बदलना होगा। तो यहाँ पर ऑथर यही बात कर रहे हैं, इसको यहाँ पर बदलना होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बैंकर्स जो है वो बिना किसी डर से यहाँ पर लोन पे पैसा दे। ओके, तो यहाँ पर पहले ये भी देख लें कि फर्क क्या है। मतलब अगर कोई पैसा दे रहे हैं तो यहाँ पर कोई कमर्शियल फेलियर तो नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर जेन्युइन कमर्शियल फेलियर हो गया, जैसे जैसे लॉकडाउन लग गया, ठीक है, तो उसकी वजह से लोगों का कारोबार बंद हो गया और वो लोन की किस्तें नहीं दे पा रहे, तो हम कह सकते हैं कि जेन्युइन कमर्शियल फेलियर। दूसरा यहाँ पर ये है कि जानबूझकर तो नहीं यहाँ पर बैंकर्स के द्वारा पैसा दे दिया गया, पता भी हो कि पैसा वापस नहीं आएगा। तो ये यहाँ पर
जो है कंट्रोल एक जो है ये बनाकर रखना होगा, इसको चेंज करना होगा। जैसे बैंकर्स को भी पता हो कि जो रिस्क ले रहे हैं अगर सही है तो पता है कोई एक्शन नहीं होगा, अगर गलत है जानबूझकर कर रहे हैं तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है। तो जब ये अपनी अ, जो प्रोफाइल होता है, मतलब जिसको जो लोन दिया है उसके रिगार्डिंग जो भी ये डिटेल रखते हैं, उसमें भी कई बार जो है हेरा फेरी कर दी जाती है जानबूझकर बैंकर्स के द्वारा। ओके, तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना होगा, जिसके एज अ रिजल्ट जो है एनपीए को ये जो है शो करता है। हर एक बैंक जो है अपना एनपीए शो करता है। जब 1 साल का कार्यकाल जो है कंप्लीट होता है तो पूरी डिटेल देनी होती है हर एक बैंक को, कितना पैसा आया, कितना पैसा लोन पे गया है, कितना एनपीए घोषित हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर भी जो है धोखाधड़ी हो जाती है। तो ये इस चीज के ऊपर भी फोकस करना होगा कि एक्चुअल में सही अमाउंट बाहर आया एनपीए की, कितना एनपीए हुआ है। तो यहाँ पर कई बार बैंक कम भी शो करते हैं कि हमारा एनपीए इतना ज्यादा नहीं है, तो ये जानबूझकर भी यहाँ पर ये किया जाता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है प्रोफेशनल तरीके से हो, तो यहाँ पर जल्दी हो, तो यहाँ पर फोकस यही हो कि मतलब सही तरीके से हम आगे बढ़े और जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो उसमें सुधार आना शुरू हो। तो यहाँ पर आगे बात करें कि ऐसे स्टेप्स यहाँ पर लिए भी गए, जैसे यहाँ पर एक 2018 की अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। तो ये जो अपनी मनमानी करते हैं बैंकर्स, तो यहाँ पर इसको क्रिमिनलाइजेशन किया गया। ओके, सो आर्बिट्रेरी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिसीजन बाय बैंकर्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स आर वेलकम। तो यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर सकती इस एक्ट के तहत, ये बात कही जा रही है। तो जो यहाँ पर प्रोसीजर्स बने हैं उन्हीं को फॉलो करके बैंकर्स को और बाकी के जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको आगे काम करना होगा। तो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो उसको यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन उसको किया गया है उस एक्ट को 2018 की अमेंडमेंट के तहत। तो आखिर में यही बात कर रहे हैं कि पब्लिक जो सेक्टर बैंक्स हैं, सरकारी बैंक हैं, तो यहाँ पर सिस्टमेटिक रिफॉर्म यहाँ पर चाहिए। जो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है और कल्चर है इसको बढ़िया तरीके से डेवलप करने के लिए। तो और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बदलाव यहाँ पर बैंकों में लाने की ज़रूरत है। एक जो है आज़ादी जो है इनको देनी होगी, फंक्शनल ऑटोनॉमी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अकाउंटेबिलिटी की, जो आपने काम किया है उसको उसके प्रति आप अकाउंटेबल भी हो कि हाँ जवाबदेह भी हो कि हाँ भी ये काम हमने किया है, हमारे बैंक ने किया है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की है। तो इसके ऊपर भी अभी थोड़ा रिफॉर्म अभी आना चाहिए, जो कि हाल अभी तक नहीं आया है। तो इसके ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है ऑथर के द्वारा। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में। तो एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है जिसमें कहा जा रहा है कि पिछले साल 2021 की अगर बात करें तो 20 के साथ अगर कंपेयर करें 2020 के साथ, तो यमन एक ऐसा देश निकला है जहां पर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ें उनको चाहिए, जो एक आम नागरिक को चाहिए होती है, तो वो उनको नहीं मिल रही हैं। तो रीज़न ये है कि वहाँ पर जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस है, पिछले काफ़ी काफ़ी सालों से डिस्टर्बेंस है। वॉर चल रही है वहाँ पर, जिसमें सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, और दूसरी ओर जो है ईरान के द्वारा सपोर्ट किए हुए यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो कि वॉर जिनकी लड़ाई चल रही है सऊदी अरेबिया के साथ। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसके चलते डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये जो यूएन का डाटा है उसके अकॉर्डिंग बात कही जा रही है कि 24.3 मिलियन लोग हैं जो प्रभावित हैं। तो 2020 के मुकाबले 1% का चेंज देखने को मिला है। मतलब कि पहले भी काफ़ी लोग थे जो प्रभावित थे, तो 1% बढ़ा है, तो थोड़ा और लोग जुटे। लेकिन जो सबसे ज्यादा यहाँ पर चेंज देखने को मिला है वो यहाँ पर इथोपिया में है। ओके, तो यहाँ पर 166% का चेंज देखने को मिला है 2020 के मुकाबले 2021 में। मतलब काफी ज्यादा लोग जो है प्रभावित हो गए हैं। तो हमें ट्रेन क्राइसिस मतलब उनसे गुजर रहे हैं, तो पर्याप्त चीजें उनको नहीं मिल रही हैं जो जिंदगी बसर करने के लिए चाहिए। और लिविंग कंडीशंस इतनी पुअर हो चुकी हैं कि वॉर जो सिचुएशन है ना, लड़ाई की सिचुएशन, उसमें वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, अफगानिस्तान है और सूडान है और सीरिया है। तो ये जो है पूरी की पूरी डिटेल है इन देशों की। तो आज का लेक्चर मैं यहीं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? तो अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, आंसर करना। और फर्दर जो है इस लेक्चर को हम एक्सपेंड करेंगे जिस तरीके से मुझे टाइम की सेटिंग मुझे होगी। तो जो बाकी के पेजेस हैं तो उनको भी यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल जो है एडिटोरियल डिस्कशन ही जो है हम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको। तो फीडबैक अपना ज़रूर देना। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए। धन्यवाद।